ओके, हेलो स्टूडेंट। ठीक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरसी सर्किट। ठीक, ऐसा सर्किट जिसमें क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ये रेजिस्टर लगा है, ठीक, और इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, हम एलआर पढ़ चुके हैं, ठीक, जिसमें वो इंडक्टर लगा होता है और एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, हमने समझ भी लिया है। ठीक, उसमें करंट कहाँ होता है, वोल्टेज कहाँ होता है, क्या लीक करता है, लैग करता है। ठीक है, तो अब हमारी बारी है आरसी सर्किट के बारे में पढ़ने की। ठीक है, अब देखो मैंने एक सर्किट बना दिया है, सप्लाई है वोल्टेज बी। ठीक, ये वोल्टेज सप्लाई इन दोनों जगह बटेगा, कहाँ, रजिस्टर के अक्रॉस भी और आपका जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी। यहाँ जो वोल्टेज है वो दिखा रहा हूँ मैं वी आर से। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको किससे, वीसी से। ठीक है, ठीक हो गया। चलो फिर अब जो इसका वेक्टर डायग्राम है उसे देखते हैं। ठीक, देखो ये है वी आर। ठीक है, तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया वी आर। ठीक है, रेफरेंस मान रहा हूँ वी आर को। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो ये है वीसी, वीसी को भी दर्शाना है। ठीक है, तो पहले देखो ये वी आर ड्रॉ कर लिया मैंने, तो जो करंट होता है ना, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के केस में जब रेजिस्टेंस होता है तो करंट उसी जगह पर होता है जहां आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस की केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज जहां होगा उसी के अक्रॉस आप क्या बनाओगे, करंट बनाओगे। तो लो बना दिया करंट। ठीक है, तो करंट भी इसी दिशा में और रेजिस्टेंस भी इसी दिशा में। ठीक है, अब आ गया वीसी की बारी। देखो कैपेसिटर के केस में करंट ने लीड करना चाहिए, करंट ने लीड करना चाहिए किससे, कैपेसिटर के वोल्टेज से। ठीक है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, वीसी। देखो अगर मैं ऊपर बना दूं ना, अगर मैं ऊपर लाइन खींच दूं तो फिर ये वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, इस करंट से, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, करंट को लीड कराना है, करंट को आगे भेजना है किससे, इस वीसी से। तो मैं नीचे खींचूंगा लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका वीसी। ठीक, ठीक, तो ये वीसी क्या हो गया, इससे लैग कर रहा है, मतलब इस करंट से ये वीसी पीछे है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि जो वोल्टेज है वीसी उससे करंट आगे है। कितना आगे है, 90 डिग्री। तो यही कैपेसिटर की खासियत होती है। ठीक है, यही जो आपका कैपेसिटर है उसकी यही खासियत है कि जो आपका वोल्टेज होता है वो करंट से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि करंट आगे होता है वोल्टेज से। और वोल्टेज कहाँ का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज। ठीक है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा उससे करंट आगे होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट क्या करता है, इसमें लीड करता है। ठीक है, तो करंट आपका लीड करेगा। ठीक है, चलो फिर अब देखो, अब मैंने क्या किया, कैलकुलेशन करने के लिए इसी के सिमिलर, इस लाइन जो ये लाइन है इसके सिमिलर कहां खींच दिया, यहां एक लाइन खींच दिया। ठीक हो गया। अब एक वोल्टेज वीसी है, एक वोल्टेज वीआर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं ये। ठीक है, इसको मान लेता हूं वी। ठीक है, ये लाइन जो ऊपरी लाइन है ये है वी आर। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या है, वीसी। ठीक है, तीन वोल्टेज है, देखा, एक वी है, एक वीसी है, एक वी आर है। ठीक है, तो मुझे ये वी और ये वीसी और ये वी आर, ठीक, अब इनके बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे मैं कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस में आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये कर्ण ये, ठीक है, ये जो आपका है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो आपका आधार है, आधार कितना है, आई का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आई तो कह रहा हूं। ठीक है, आई भी इसी में है, वी आर, वी आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। ठीक, प्लस वीसी का स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा हमने क्या कर रखा है, एक आपने पाइथागोरस का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में लगा रखा है। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, देखो ये वी, ये वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको ओम्स लॉ ने बता रखा है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, कह तो दिया उसने आई आर होता है, लेकिन देखो यहां पर आर क्या लोगे आप, देखो टोटल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, टोटल वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस किससे दर्शाते हैं, चाहे एलसी की बात करो चाहे आरसी की बात करो, तो टोटल रेजिस्टेंस दर्शाते हैं जेड से, और इसी को कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, प्रतिबाधा। ठीक हो गया, तो ये जो जेड होता है इसको कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है,
या फिर जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, तो इस V की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ठीक है, चलो V की जगह V स्क्वायर लिखो। ठीक, अभी आगे देखते रहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये जो Z है ये इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है कहेंगे, प्रतिरोध है कहेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे सर्किट द्वारा जो करंट के लिए विरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, इम्पीडेंस या फिर प्रतिबाधा। ठीक है, तो वी आर की जगह वी आर में आ गए। ठीक है, रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में, आई आर। सिंपल, रेजिस्टेंस की केस की बात हो रही है। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, उसमें करंट और उसका रेजिस्टेंस। सिंपल, इसको मैं यहां लिखता हूं फिर। ठीक है, आई स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक, प्लस वीसी। देखो वीसी की बात करता हूं, वीसी में भी क्या होता है, आईआर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आर किससे डिनोट करते हैं वीसी में, एक्ससी से। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो वीसी के अक्रॉस क्या होगा, आई एक्ससी। ये सब हम पीछे देख चुके हैं। हाँ, ठीक है, फिर भी चलो आपको रिवाइज हो जाता है। वीसी में क्या आएगा, देखो होता रेजिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, एक्ससी से। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस के केस में जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर जो करंट का विरोध होता है उसको दिखाते हैं आर से। कैपेसिटर के केस में जो करंट का विरोध होता है उसे दिखाते हैं एक्ससी से। ठीक है, तो वीसी इक्वल टू क्या आ गया, आई एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ आई स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों जगह आई स्क्वायर एस स्क्वायर है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ इनटू में है। ठीक है, तो यहां इसके अपॉन में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में। देखो अगर हम कंप्लीट सर्किट की बात करो ना तो V इक्वल टू क्या होता है, आई जेड होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं जेड का मान निकालना चाहूं तो क्या होगा, V अपॉन आई। तो V अपॉन वाई बराबर क्या होता है, जेड। ठीक है, ये ध्यान से देखा ना, V अपॉन आई बराबर क्या आता है, जेड। अगर मैं कंप्लीट सर्किट की बात करूं तो यहां पर क्या है, V अपॉन आई है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, जेड। दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर। ठीक है, देखो है तो V अपॉन आई दोनों जगह ना, दोनों जगह स्क्वायर भी है तो जेड तो लिखूंगा, जेड के साथ स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटा दोगे तो यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, जेड इजिकल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो अगर आपके पास आरसी सर्किट है तो उसका जो कुल प्रतिरोध है जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं या फिर प्रतिबाधा कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, जेड इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसकी इकाई भी ओम होती है, इसकी इकाई भी ओम होती है, तो जेड की इकाई भी क्या आएगी, ओम। ठीक है, तो इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो सर्किट है आपका, इसमें जो टोटल करंट बह रहा है आई, ठीक, और इसका जो इम्पीडेंस होगा तो इसमें V बराबर आप लिखोगे फर्स्ट फॉर्मूला आई जेड। ठीक है, तो कभी आपको क्या बोलेगा, करंट निकालो, ठीक है, जेड निकालो, आई निकालो, अब कुछ दिया होगा कुछ निकालने को कहेगा। ठीक है, वो न्यूमेरिकल में आप देखोगे। ठीक है, V इक्वल टू आई जेड एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें एक टर्म होता है पावर फैक्टर कॉस थीटा, ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड। ठीक है, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, और जेड क्या होगा, इम्पीडेंस। तो कॉस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर, शक्ति गुणक। ठीक है, अब ये होता क्या है, पावर फैक्टर से आपसे पूछ दिया तो करंट और वोल्टेज के बीच में बनने वाले कोण का, ठीक है, कोसाइन वैल्यू क्या कहलाती है, शक्ति गुणक कहलाता है या फिर पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, कभी एग्जाम में प्रैक्टिकल ने पूछ लिया, ठीक है, कि पावर फैक्टर किसे कहते हैं, मैं कह तो रहा हूं कि कॉस थीटा क्या है, पावर फैक्टर कहते हैं, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे कि किसी सर्किट में वोल्टेज, ठीक है, और करंट के बीच बनने वाले विवांतर, सॉरी, करंट और वोल्टेज के बीच बनने वाले कोण, ठीक है, का कोसाइन वैल्यू क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर अपॉन जेड। ठीक है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया आर अपॉन जेड। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है, फेज एंगल पूछता है। ठीक है, तो फेज एंगल निकालने के लिए हम सबसे अच्छी जो ट्रिक है टेन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं टेन थीटा की बात कर रहा हूं तो इससे पहले आपको इम्पीडेंस ट्रेंगल या फिर जो आरसी सर्किट है आपका,
इसका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, जिसे मैंने आपको एलसी में भी इम्पीडेंस ट्रायंगल बता रखा है, यहाँ भी आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल पता होना चाहिए। ठीक, चलो फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल निकलेगा इसी से, ये जो है ना ट्रायंगल आपका, देखो इस v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से इस ट्रायंगल को देना। ठीक है, इस v की जगह क्या लिख सकता हूं, आई जेड। ठीक है, आई जेड हो गया। ठीक, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आई एक्स सी। ठीक, फॉर्मूला आएगा, इनका फॉर्मूला है। ठीक है, v इजिकल टू आई जेड होता है, वी सी इजिकल टू आई एक्स सी होता है, वी आर इजिकल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर v था, मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, आई जेड। यहाँ वी सी था, यहाँ क्या लिख दिया, आई एक्स सी। यहाँ वी आर है ये लाइन, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, आई आर लिख दिया। अब सभी जगह से आई आई काट दिया। ठीक, कॉमन ले लिया कहेंगे। ठीक है, तो जो बच गया उसको लिख दो, ट्रायंगल बनाओ जैसा है वैसी, और जो जो बचा है वो लिख दो। ऊपर क्या बचा है, सिर्फ आर बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ एक्स सी बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ जेड बचा है। तो ये हो गया आपका आरसी सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब ये वैल्यू जो ना, ये करंट है। ठीक, ये करंट है, और जो टोटल वोल्टेज है उसके बीच जो एंगल बनता है इसे कहते हैं थीटा, इसे कहते हैं फेज एंगल। ठीक है, इसी को हम निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, थीटा। ठीक, अब टेन थीटा का मान निकालना है अपने। ठीक है, टेन थीटा या फिर कॉस थीटा, जैसे पावर फैक्टर निकालने को मैंने आपको सीधे बोल दो दिया आर अपॉन जेड। अब कैसा है आर अपॉन जेड, देखो पहले आपको एक ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक, और जो हिंदी वाले वह तो क्या है, लाला आम लाया खाते खाते आया। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। वैसे ये साइन कॉस टेन, नीचे कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, पहले कॉस थीटा देख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं हिंदी वाले के लिए बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, देखो फिर कॉस थीटा निकालना है अगर आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस। बेस कितना है, ये बेस है। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण, ये सीधे सामने क्या होता है, जेड, इसे कहते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आपका बेस है, ये नीचे क्या है आपका परपेंडिकुलर या फिर लंब। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, देखो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आर, हाइपोटेन्यूज कितना है जेड। अब हिंदी वाले देखो, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है आर, कर्ण कितना है जेड, तो कॉस थीटा ऐसे निकला। ठीक है, इसी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू निकाली। अब टेन थीटा क्यों निकाल रहा हूं, थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, वैसे आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन टेन थीटा से आसान रहता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, फिर देखो टेन थीटा लिख दिया मैंने, तो टेन थीटा बराबर देखो कहां है फॉर्मूला, ये टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एक्सी। ठीक है, एक्सी बट्टे बेस आर, वही टेन बराबर क्या है, लंब। लंब कितना है, एक्सी, और आधार, आधार कितना है आर। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एक्सी बट्टे आर, और यहां से थीटा का मान क्या आएगा, फिर टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर। ठीक है, ठीक हो गया, तो थीटा का मान इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। ठीक है, तो वैसे टेन इनवर्स, देखो ये जो एक्सी में आर है कुछ ना कुछ दिया होगा, तो इसका मान मेनली जो आता है वो पहले बताता हूँ। ठीक है, आपको देखो, देखो थीटा हो गया, ये हो गया आपका टेन इनवर्स। इसको सॉल्व करके जो अंदर कभी वैल्यू आएगी तो कभी आएगा आपका 1। ठीक, जो मेन आते हैं वो बता रहा हूँ आपको। टेन इनवर्स ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका टेन इनवर्स √3, ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1/√3। ये चार मान आते हैं एग्जैक्टली में कभी कभी। ठीक है, मेनली जो आपके वैल्यू आएगा ना, ये एक्सी और आर को सॉल्व करके यही आएगा, या 1 आएगा, या 0 आएगा, या √3 आएगा, या 1/√3 आएगा। ठीक है, तो देखो इस को सॉल्व करने का तरीका देखो, टेन इनवर्स, देखो टेन 1, या फिर इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 की जगह लिख सकता हूं मैं 1045। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1045। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स 10 कुछ है तो 10 से 10 कट जाता है, 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कट जाता है, और कुछ रह जाता है सिर्फ, तो कुछ कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आया 45। ठीक है, तो 10 इनवर्स 10 कुछ है, अगर देखो
10 इनवर्स ही होना चाहिए और अंदर 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर आ जाते हैं सीधे ही, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया 45। दूसरा देखो 10 इनवर्स कितना है 0, तो 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 0, ठीक है। 10 0 का मान ही 0 होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो 10 0 लिखूं या 0 लिखूं एक ही बात है। तो 10 इनवर्स 10 कुछ कितना है अभी 0, तो कुछ लिख दूंगा 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। अब कितना आ गया 10 इनवर्स √3, तो 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स √3 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1060। 1060 का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 लिखूं या 1060 लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो 10 इनवर्स 10 कुछ कितना है 60, तो यहां पर क्या आएगा सिर्फ 60 आएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। 10 इनवर्स 10 कुछ बराबर 60। ये सिर्फ 10 के लिए कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए हम 10 का मान निकाल लें, ठीक है। तो 10 इनवर्स 10 कुछ क्या होगा कुछ हो जाता है, ठीक है। नीचे आ गया 10 इनवर्स 1/√3 होगा, तो किसकी वैल्यू होती है ये 1030 की, ठीक है। 1030 का मान कितना होता है 1/√3, तो 10 इनवर्स 10 कुछ क्या होगा 30 डिग्री। तो सबका अपने थीटा का मान निकल गया, ठीक है। तो ये अब क्या फेज एंगल निकालने का तरीका हो गया, ठीक। तो आपका ये हमने एलसी आरसी सर्किट देख लिया, ठीक है। अब इसका हम छोटा सा ही न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो आपका ये आरसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आरसी क्या है इसका, हाँ आरसी सर्किट ठीक हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आपसे पावर कंजप्शन भी पूछ सकता था। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला सब में सेम ही है, P = VI cos phi, ठीक है। P = VI cos phi, ठीक है। इसका मान निकालोगे आप R/Z से, ठीक है, और VI निकालोगे, V निकालोगे, I निकालोगे, रख दोगे फॉर्मूला, तो P = क्या हो गया VI cos phi, ठीक है। तो यही पूछेगा क्वेश्चन ना, आपको क्या पूछेगा, या तो Z का मान निकालो कहेगा, या तो सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन में आपको R का मान दिया होगा, XC का मान दिया होगा, अभी न्यूमेरिकल देंगे आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वहीं पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं बढ़िया से, ठीक है। ठीक, अपने बुक में जो जिनकी बुक है ना, तो उसमें भी न्यूमेरिकल है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखते रहो, ठीक है। उसका जो न्यूमेरिकल है उसमें कैसा दे रखा है, क्या करना है आगे, कैसी वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलो भी क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें चलो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक हो गया, और एक कैपेसिटर दे रखा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू है कैपेसिटर की 79.5 माइक्रो फेरेड। ये माइक्रो हैक्रो वाली मैंने टेबल क्लास में लिखा रखी है, से उसको रटना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ठीक है, अब इससे जो सप्लाई जुड़ा है एसी सप्लाई, ये कितना है आपका 100 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आवृत्ति क्यों दी है वो भी आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है करंट का मान निकालो आई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई निकालो। दूसरा क्वेश्चन है इंपीडेंस निकालो, तो पहले इंपीडेंस होना चाहिए था, जेड निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन पहला है जेड निकालो, दूसरा है आई निकालो, तीसरा है थीटा निकालो फाई, ठीक है। फाई का मान निकालो, ठीक हो गया, और हाँ ठीक है, और पावर कंजम्पशन निकालो, पावर कितना कंज्यूम होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, जेड निकालने वाले हैं। जेड का फॉर्मूला जैसे हमने किसका सर्किट है आर सी, तो जेड का फॉर्मूला क्या होगा, जेड =√R² + XC का स्क्वायर। सीधे सीधे जेड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। आर तो दे रखा है क्वेश्चन में सीधे सीधे, लेकिन एक्सी तो दिया ही नहीं है, ठीक। फिर मैंने आपको एक्सी का जब कैपेसिटेंस पढ़ाया था ना, तो एक्सी का फॉर्मूला भी बता रखा था, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तो फिर से देख लो। एक्सी का फॉर्मूला होता है, एक्सी बराबर होता है 2πfc, ठीक है। ये एक्सी चीज क्या है, एक्सी कैपेसिटर के द्वारा एक प्रतिरोध है, ठीक है। कैपेसिटर के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध किसके लिए, करंट के लिए, ठीक है। जो सर्किट में करंट बह रहा होगा ना, देखो इस रजिस्टर के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया गया उसको किससे डिनोट किया, आर से, लेकिन इस कैपेसिटर के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया गया उसको किसे डिनोट करते हैं, एक्ससी से। सी से डिनोट नहीं करते हैं, सी तो इसका जो जितना चार्ज स्टोर करता है वो क्षमता दिखाता है, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक्ससी होता है इसका प्रतिरोध, ठीक। तो इसका जो प्रतिरोध है वो किसे डिनोट करते हैं, एक्ससी से, ठीक हो गया, इतना ध्यान देना। तो एक्ससी बराबर क्या होता है, रुको 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 रुको, ये तो एक्सेल का फॉर्मूला हो गया, सॉरी हाँ, ये होता है इसका 1/2πfc, ठीक, दिमाग से निकल गया, ठीक है। और जो मैंने लिखा था एक्सेल का फॉर्मूला होता है, एक्सेल = 2πfl होता है,
तो XC का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2πfc। चलो फिर निकाल लेते हैं फटाफट। ये हो गया आपका 2 की जगह 2, 3 पाई की जगह क्या होता है 3.14, एफ की जगह कितना है 50, एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दे रखा ऑप्शन में 50 है। सी का मान कितना है, देखो सी का वैल्यू दे रखा है आपको 79.5 इंटू 10⁻⁻6। अभी 10⁻⁻6 कहां से आया, ये माइक्रो है, ठीक है, तो माइक्रो 10⁻⁻6 ही होता है, ठीक। चलो फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा अप्रोक्स 49 पॉइंट समथिंग समथिंग, हाँ 49 नहीं, हाँ 39 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 39.99 समथिंग आएगा। इसको हम अप्रोक्स मानते हैं 40 ओम, ठीक है। तो ये हो गया आपका XC का मान। रख दो वैल्यू फटाफट। आर स्क्वायर कितना है, देखो 30 है ना आर, तो आर का वर्ग लिखते हैं, तो वर्ग कितना हो गया 30 का 900, ठीक है। और XC कितना है 40, 40 का कितना होगा 1600, ठीक है, 4 4 16, 1600, ठीक है। तो कितना आएगा ये 2500, 2500 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 50 ओम। सीधे सीधे निकल गया जेड की वैल्यू 50 ओम, ठीक है। अब आई पूछा है दूसरा क्वेश्चन, आई की फॉर्मूला कैसे निकलेगा, V इक्वल टू होता है आई जेड, ठीक है। तो यहां से आई कितना आएगा, आई बराबर V/Z। ये आई को यहां रहने दिया, जेड को यहां से भेज दिया, इनटू में था तो यहां भाग में चल जाएगा। V की जगह कितना है 100, जेड कितना है अभी निकाला 50, तो आई कितना आया 2 एम्पेयर, ठीक है। तो आपका आई भी निकल गया फिर, ठीक है, 2 एम्पेयर आ गया आई भी। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब पूछ रहा है फाई, ठीक है, थीटा, कहीं थीटा लिखा होता है कहीं फाई लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना वो फेज एंगल ही है, ठीक है। थीटा लो आपकी मर्जी, फाई लो आपकी मर्जी, ठीक है, दर्शाने का तरीका अलग है। तो अब आया फाई, ठीक है। तो चलो फिर क्या चाहिए मुझे, tan थीटा। अब भी लिखा था tan थीटा बराबर क्या होता है XC/R, ठीक है। तो XC कितना है, XC 40, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू लिखूंगा यहां से मैं tan इनवर्स XC/R। तो tan इनवर्स XC कितना है, XC की वैल्यू कहाँ गई, XC 40, और R कितना है, R कितना है, R कितना है, R कहाँ है 30, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो 4/3, ठीक है, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे। तो tan इनवर्स 4 को डिवाइड करोगे तो 3 से, तो ये आएगा आपका 1.3, ठीक। अब देखो ये होता है आपका 1.3। अब एग्जैक्ट 1 तो नहीं आया क्योंकि 1045 लिख लेते हैं मोना इसकी जगह, यह आ गया 1.2, 1045 से थोड़ा ज्यादा होगा 1050, 1053 समथिंग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि 1053 का मान कितना आता है। 1053 का वैल्यू आ रहा है 1.32, हाँ ठीक है 53, ठीक है। तो आपने इनका वैल्यू अगर याद कर लिया ना उसके अगल बगल ही होगा, और आपको टिक मार करते तो आसानी से आपको पता लगा लोगे। देखो 1045 1 होता है, तो 1045 से थोड़ा आगे जाना है आपने, 50, 51, 52, 53, तो ये 1053 का मान होता है 1.3, ठीक है। थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.3, थीटा इक्वल टू कितना आया, देखो मैंने 53 कैसे लिखा ना, देखो 1, जब यहां पर 1 लिखा था तो मैंने कितना लिखा 45 लिखा था ना, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है, ठीक है, 1045 का मान 1 होता है, ठीक। तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1.3 है, तो 0.3 ज्यादा है, तो 10, 50, 51, 52 ऐसी होगा। तो आप आंसर चीज से मैच कर सकते हो कि थीटा का मान कितना आएगा करके, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप 50, 51, 52 ऐसी होगा। अगर कैलकुलेटर अलाउ है आपको तो फिर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। आपको सिंपल वैल्यू दिया होगा, यहाँ तो या 1 आएगा या √3 आएगा या 1/√3 आएगा, जिनका मान आपको याद हो। अब ये 1.3 का मान याद नहीं रखते ना, तो इसके लिए तो कैलकुलेटर ही चाहिए, ठीक है। तो आपको tan इनवर्स 10 कुछ क्या है 53, तो थीटा का मान कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। तो आपको थीटा का मान भी निकाल दिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम क्या होगा VI cos phi, ठीक है। तो V का मान कितना है 100, I का मान कितना आया 2, cos phi का मान कितना आया, कहाँ गया cos phi निकाला था ना हमने कहीं, cos phi कहाँ गया, अच्छा cos phi नहीं निकाला ऐसे भी, चलो cos phi निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। cos phi का फॉर्मूला होता है या cos थीटा का फॉर्मूला होता है R/Z। R की वैल्यू कितनी है 50 और Z की वैल्यू कितनी है, सॉरी R की वैल्यू है 30,
आर की वैल्यू है 30, जेड की वैल्यू है 50, तो ये आ गया आपका 3.5। ठीक है, 3.5 आया ना, 3.5 कॉस थीटा की वैल्यू आई, तो उसी को रख दो यहाँ पर। कॉस थीटा की जगह कितना आएगा 3.5, तो ये 5 2 जा 10, 0 जा 0, तो ये कितना आया 120 वॉट। तो इतना पावर खर्च करेगा आपका ये सर्किट। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। अच्छे से देखना, आपकी बुक में भी एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, ठीक, चलो फिर ये आपका आरसी कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा अब एलसीआर सर्किट, फिर लास्ट पॉइंट बन जाता है आपका रेजोनेंस, थोड़ा बहुत रेजोनेंस बताऊंगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके फिर, ठीक है।